हेलो दोस्तों, द एडी एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। इसे आज आपको सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें आपके एसएससी जीडी में जो मैथ के 20 क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट नंबर 5। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन है 70 का 40%, 80 के 30% से x प्रतिशत अधिक है तो ज्ञात कीजिए x का मान। x का मान आपको पता करना है। देखिए क्या कहा गया है, 70 का 40% कितना होता है, 7 चौको 28। 80 का 30%, 8 दिया 24 से x। अब बताओ ये 28 से 24 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। सर किससे अधिक है, 24 से प्रतिशत बनाना है, 100 का गुणा 4 संग 24 कितना, 1/6। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%, मतलब 16.67%। क्लियर है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, यदि साधारण ब्याज पर 3,260 रुपए की राशि 6 वर्षों में 5,420 रुपए हो जाती है तो उसी समान ब्याज दर पर 4 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। सवाल किसका है आपका, सवाल है आपका साधारण ब्याज का। तो आपको पता करना पड़ेगा कि यह राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। मतलब आपसे पूछा गया 4 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, 4 वर्ष का मिश्र धन। तो आप देखिएगा ध्यान से कि 3200 रुपए थे, कितने हैं 3260, कितने हो गए हैं 5420। 3260 रुपए कितने हो गए आपके पास, 5420। 5420 कितने साल में, 6 साल में। तो 6 साल का ब्याज निकाल लीजिए यहां से। 6 साल का ब्याज आप 3260 घटा देंगे, आपके 6 साल का ब्याज आ जाएगा। घटा दो 3260 इसमें से, तो 3260 6 साल का 0 6 1 और 4, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये 6 साल का ब्याज 0 2 1 6 4, सॉरी 4 नहीं 1 आएगा यहां पर, 4 में से 3 जाएगा, सॉरी 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। चेंज कर लीजिए इसे, ये 2। ठीक है। तो आप बताओ ये 6 साल का ब्याज आपका, अगर ये 6 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज 6 दिया 18 6 6 36, 1 साल का ब्याज कितना होगा 336। अब बताइए इसी 3260 रुपए को, इसी 3260 रुपए को आपको कितने वर्षों के बाद बताना है, 4। तो 4 साल का ब्याज आप निकाल लीजिए, 4 का गुणा कराकर। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1440। 1440 इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे आप मूलधन में 1440 ऐड करेंगे आपका आंसर 6 4 10 0 4 2 6 और 1 7 3 और 1 4। तो आपका पैसा कितना हो जाएगा टोटल 4700 रुपए। 4 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा 4700 रुपए। क्लियर है दोस्तों। देखिए फिर से समझ लीजिए, जैसे 3260 रुपए की धनराशि 6 साल में इतनी हो जाती है, तो 6 साल का ब्याज कितना है 3260 में से घटाएंगे तो 6 साल का ब्याज 2160। अगर ये 6 साल का तो 1 साल का 360। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज हर साल सेम होता है। तो अगर 1 साल का तो 4 साल का ब्याज 1440। 4 वर्ष बाद हमसे पूछा गया, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पूछा जाएगा तो 3260 रुपए में जो मिश्र धन बनेगा तो उसमें ब्याज ऐड करेंगे, तो ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 4700 रुपए। आगे देखते हैं। अगला, एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। अब बताइए अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचा, इसका मतलब है कि अंकित मूल्य पर 4/5 पर बेचा, 5 की बजाय 4 पर बेच दिया आपने। तो अंकित मूल्य पर आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट। क्या दे दिया, डिस्काउंट। अगर आपने 4 पर 5 पर बेचा, 4/5 को अगर आप फ्रैक्शन में देखोगे तो इस 4/5 को आप लोग 80% कह सकते हैं। 80% पर बेचा होगा, इसका मतलब है, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, आपने उस पर 20% का क्या दिया है, डिस्काउंट। बताइए। तो हम सवाल ये भी तो कह सकते हैं, एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर ऐसा सवाल है, हमने आपको पिछले सेट में बताया था कि इस कंडीशन में आप सीपी और एमआरपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सीपी और एमआरपी क्या होता है, सीपी एमआरपी, सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमआरपी क्या होती है 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, नहीं तो 100 माइनस लॉस परसेंट। अब लॉस हो रहा है तो रख दीजिए 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का 20 का, तो ये कितना बचेगा सीपी 80, एमआरपी कितना हो जाएगा 90, तो रेशियो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8:9। कितना हो जाएगा 8:9। आपसे क्या पूछा गया, अंकित मूल और क्रय मूल का पूछा गया, तो अंकित मूल 9 क्रय मूल 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 9:8। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 की अवधि पर 2000 रुपए पर 8.2.5% दर से साधारण ब्याज। अब बताइए समय निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है पी आर गुणा टी बटे 100, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लगा लेंगे। अब पहले आपको समय निकालना पड़ेगा 7 फरवरी से, कब से याद देखना है समय, 7 फरवरी से, 7 फरवरी से कहां तक रखना है 20 अप्रैल तक। आप बताइए 20 अप्रैल 2022 तक समय आप निकालिए। अभी फरवरी में कितना दिन बाकी होगा 24, सॉरी 7 फरवरी है, फरवरी 28 की होती तो फरवरी में 21 डेज है, फरवरी के मार्च में कितना 31 और अप्रैल में कितना 20, तो ये टोटल कितना दिन हो जाएगा आप देखेंगे, अगर ऐड करेंगे 72। अगर हम ये फरवरी भी ऐड कर लेंगे 7 भी ऐड कर लेंगे तो ये 7 ऐड हो जाएगा, तो 22 लिखेंगे तो टोटल कितना दिन हो जाएगा 73। देखो बात ये है कि 73 इसलिए मैंने कर लिया है क्योंकि जो दिन होते हैं वो एक वर्ष में कितने होते हैं 365, और 365 73 से ही का मल्टीपल है, उसी से कटेगा। अगर ये आंसर सही लिखे होते पॉइंट वगैरह में होते तो हम आप चेक भी कर सकते थे, तो पॉइंट में नहीं है तो हमें 73 ही दिन लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अब आप लगा लेंगे एसआईपी कितना है आपका 2000, दर कितनी है 8.25, समय कितना है 73, भाग देना पड़ेगा 365 का और बटे में कितना 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा और ये 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आएगा। तो आप बताओ 20 पंचे 100, 73 पंचे 365, 55 25, तो आंसर कितना बचा फिर आपके पास 825 बटे 25। 100 कर लेंगे, देखो 25 तिया 75, 7 बचा, फिर 25 तिया 75, तो कितना ब्याज मिलेगा 33 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखो देखो दोस्तों, इस चीज में आप थोड़ा कंफ्यूज ना होना, क्योंकि दिन आपको 73 करने पड़ेंगे, क्योंकि वो नंबर कटेगा नहीं। अगर ये जो मूलधन अगर 73 के मल्टीपल होता तो हम इसको इससे काट लेते। बात ये है कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर इस डेट को जोड़ता है, कभी नहीं जोड़ता है। तरीका क्या है कि जिस दिन आप पैसा जमा करेंगे बैंक में उस दिन आपको ब्याज नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 10 कैसी संख्या है विषम। अब विषम संख्याएं आपको जोड़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि विषम संख्याओं के योग का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो बताइए पहली विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको अभाज्य संख्या क्या करनी पड़ेगी जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पहली विषम अभाज्य कौन सी होती, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद कितना आएगा 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, कितनी लिखनी है 19 के बाद कितना 23। अब आज लिखनी है वो भी कैसी विषम, तो 2 ऐड नहीं होगा, आपको ऐसे 10 लिखनी है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगला कौन सा होगा 29, 29 के बाद कितना हो जाएगा 31। इन सबको आप जोड़ लीजिए, जैसे जोड़ लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, अब आज संख्याएं हैं सबका योग कर लेते हैं। देखो 7 और 3 10, ये 10 हो जाएगा। 13 और 17 कितना हो जाएगा 30, 30 और 30 60, कितना हो गया 60 और 10 70, और 70 और ये जोड़ लीजिए आप 70 और 60 130, 130 और 28 158, योग कितना हो जाएगा 130 और 28 कितना हो जाएगा 158। अब कितने का भाग 10 का, तो औसत कितना हो जाएगा 15.8। क्लियर है। औसत क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कर सकते हैं आप। अगला देखते हैं, एक दुकानदार ने स्टेशनरी आइटमों की कीमतों पर 25% छूट की घोषणा की। यदि किसी वस्तु को 40 रुपए की छूट, किसी को 40 रुपए की छूट चाहिए तो 32 रुपए की कीमत वाली कितनी स्टेशनरी आइटम खरीदनी होगी। अब डिस्काउंट कितना चाहिए आपको 40 रुपए का,
डिस्काउंट परसेंट कितना है 20, वस्तु की कीमत कितनी है 32। आप बताओ 32 का 25% मतलब 1/4, चरवट 32। एक वस्तु खरीदोगे तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको 8 रुपए का, और टोटल डिस्काउंट कितना चाहिए 40, तो 8/40। इसका मतलब आपको कितनी आइटम्स खरीदने पड़ेंगे 5। तो अगर आप 5 आइटम खरीदेंगे तो आपको 40 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, हीना 110 रुपए 110 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन से एक निश्चित दूरी को कवर करती है और वह शुरुआती बिंदु पर लौटती है, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा कार चलाने वाली समान दूरी को कवर करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति का पता लगाएं। औसत गति, अब बताइए जितनी दूरी गई वही दूरी आई है। अगर समान दूरी जाए वही दूरी आएंगे तो आपको एवरेज स्पीड पता होनी चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होती है फिर 2xy अपॉन x प्लस y। लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2xy पहले कितनी है 2 गुणा 110 गुणा 50 x प्लस y इतना 160। सॉल्व कर लीजिए इसे। 50 दूनी 10 कितना हो जाएगा 1100/16। 4 से काट लें तो 4 से काटेंगे तो 25 और 11 कितना 275। 275/4, 4 से फिर भाग दे दिए, 4 6 24, 3 चरवट 32, 4 पंचे 20। 4 से तो पूरा कट गया, चरवट 32, 3 बचा, सॉरी 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 68 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी गति आ जाएगी 68 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए औसत चाल क्या होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर आप समान दूरी जा रहे हैं और वही दूरी वापस आ रहे हैं तब आप एवरेज स्पीड क्या लगा सकते हैं 2 गुणे पहली चाल दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग। अगला देखते हैं, देख लीजिए 48:B समानुपात B अनुपात 75, तो B ग्रेटर देन 0, तो B का मान आपको पता है। ये रेशियो कैसे लिखें समानुपात में, तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो बताओ क्या हो जाएगा B गुणा B कितना हो जाता है B² बराबर 48 गुणा 75। इसी को ब्रेक कर लीजिए, B² बराबर 16 तिया 48 और 25 तिया 75। अब वर्गमूल ले लीजिए तो B का मान कितना आ जाएगा 16 का 4, इन 3 का कितना आ जाएगा 3 और 25 का कितना 5, तो B बराबर 4 तिया 12 पंचे 60। B का मान कितना आ जाएगा 60। अगला देखिए, एक जैकेट को 96-10 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 76-90 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य क्या चाहिए। बताओ, पहले उस वस्तु को 96-10 रुपए में बेचा तो कुछ लाभ हुआ, फिर उसी वस्तु को 76-90 रुपए में बेचा तो कुछ हानि हुई। पहले बेचा था 96-10 में, फिर बेच दिया आपने 76-90 में। लाभ अगर हानि बराबर है तो सीपी निकालने का बहुत ही आसान तरीका, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 का भाग दीजिए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, तो जोड़ लीजिए 0 9 1 10 का 0 6 6 12 और 1 13 9 7 16 और 1 17। ये क्या आ गया, इसमें 2 का भाग दे दो, आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। तो सीपी आप पता कर रहे हैं, सीपी आपका डायरेक्ट पता हो जाएगा। दुर्वट 16 2 छंग 12 2 पंचे 10, तो सीपी कितना आ जाएगा 8650। अब बताइए एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है कितना 8650। अब क्या कहा जा रहा है, यदि उस वस्तु को 10% लाभ पर, तो इसका 10%, अब बताओ इसका 10% कितना हो जाएगा 865, तो 865 का फायदा हो जाएगा, इसी में ऐड कर दीजिए 5 6 5 11 8 से 14 1 15 और ये कितना 95 15। अगर इस वस्तु को 95 15 रुपए में बेचा जाए तो आपको कितना लाभ हो जाएगा 10%, क्योंकि 10% दशमलव हटाने के बाद एक 0 बनता है, तो बस ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 88 है, यदि शंकु की ऊंचाई 28 है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बताइए जैसे कोई अगर शंकु है, क्या है शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है πr/l, तो आपको l पता करना पड़ेगा। l क्या होता है तिरछी ऊंचाई। तो बताइए शंकु की परिधि कितनी है 88। अब जैसे अगर ये शंकु है, देखना ध्यान से आप लोग, ये शंकु है, शंकु की ये तिरछी ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई होती है।
अब जब तक हमें त्रिज्या नहीं पता पड़ेगी तब तक हम इसकी तिरछी ऊंचाई नहीं निकाल सकते, क्योंकि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो परिधि पहले बराबर कर लेते हैं, शंकु की परिधि, परिधि यही देख लेते हैं, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर कितनी है 88, तो 22/7 पाई की वैल्यू रखेंगे, 44 दूनी 88, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 14, वैल्यू आप रख लेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 14। अब बताओ ये 14 है, ये 28 है, ये बताना है आपको, एल पता करना पड़ेगा, एल क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 28 का वर्ग कितना होता है 784 प्लस 14 का वर्ग कितना होता है 196, इसे आप जोड़ लेंगे तो ये एल आ जाएगा। ठीक है, अब आप रख देंगे वक्र पृष्ठ, तो आप निकालेंगे वक्र पृष्ठ मतलब सी एस ए, सी एस ए कितना होता है सी एस ए कितना होता है पाई आर एल, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 14 और एल कितना है अंडर रूट में ऐड करके लिख देंगे इसको जब आप ऐड कर रहे होंगे तो आप देखेंगे एडिशन कितना आएगा इसका 6 4 10 9 8 17 और 1 8 8 और 8 1 9, कितना आ जाएगा 980। तो ये सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 गुणा, अब इसको आप तोड़ सकते हैं, देखो 49 दूनी 98 और गुणा 2 5 6 10, 49 का कितना आ जाएगा 7 और 1 2 और रूट में कितना 5, तो कितना हो जाएगा 44 गुणे 14 रूट 5, गुणा करा लीजिए, 14 चौको 56, असल में कितना 5, फिर 14 चौको 56, 56 और 5 61, 616 रूट 5, कितना आंसर हो जाएगा 616 रूट 5, ये लिखा हुआ देखो 616 रूट 5, ठीक है वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर एल, इसमें आपको तिरछी ऊंचाई पता करनी पड़ती है, तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो पहले आर आपने निकाला, एच और आर पता हो गया तो मैंने सबसे पहले क्या निकाला एल, फिर आप वैल्यू रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 17 शेष बचे। मतलब हमें क्या करना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, जिसे किससे भाग दें 15, 20 और 25 से, यह भाग देने वाले शेषफल क्या है 7, 12, 17, आप देख रहे हैं भाजक और शेषफल का अंतर कितना है 8 है कि नहीं, तो आप बताओ सबसे पहला काम क्या था इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद ये संख्या घटाई जाती है, लेकिन हमें 5 अंकों की निकालनी तो इससे पहले 5 अंकों में पहुंचाएंगे फिर हम ये संख्या को घटा देंगे। तो देखते हैं 15, 20 और 25 इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा 75, 75 और 20 का एलसीएम आप निकाल लीजिए, देखिए 75 और 20, 75 और 20 में क्या कॉमन है 5, 5 चौको 20, 75 चौको 300, तो एलसीएम कितना आ गया 300। हमें बतानी है 5 अंकों की संख्या, कितने अंकों की 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 10,000, तो सबसे पहले किसका भाग देंगे हम 300 का, देखते जाइए आप लोग 3 चौक को 3 तिरका 9, कितना आ जाएगा 900, फिर कितना बचेगा 0 0 फिर 100, फिर एक 0 उतार लेंगे तो 3 तिरका 900, कितना बचा 100, मतलब यह 100 इन दोनों का अंदर कितना आया 200, अगर हम इसमें 200 जोड़ दें तो वो संख्या ऐसी आ जाएगी जो 15, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें जोड़ लेते हैं तो संख्या पता कर लेते हैं, तो इसमें जोड़ लीजिए 10,000 प्लस 300, तो जो संख्या है 5 अंकों की सबसे छोटी वो कितनी आ गई 10,300, यह ऐसी संख्या है जो 15, 20 और 25 से पूर्णतः कैसी है विभाजित। हमें कितना शेषफल चाहिए 7, 12, 17, अलग अलग शेषफल तो सेम अंतर है, तो यही अंतर हमें घटा देना है, जैसे ही आप इस अंतर को घटाएंगे आपका तुरंत ही आंसर आ जाएगा, 8 घटा दीजिए, 8 घटाइए, जैसे ही आपने 8 घटाया और आपका आंसर आ जाएगा कितना 10,292। यह एक ऐसी संख्या है जिसमें आपको बराबर शेषफल मिलेंगे जो आपने को बताएंगे, पहले 7 फिर 12 और फिर 17, तो आंसर आपका कितना होगा 10,192। कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों 10,192। आगे देखते हैं
P अकेले एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि Q अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए P और Q ने R को साथ रखा, तो R को अकेले कार्य करने में पूरे कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले हमें R की क्षमता पता करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन हमें किसके बताने हैं, R के। तो आइए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं P कितने दिनों में कर सकता है, 10। Q कितने दिनों में कर सकता है, 15। R का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, देख लो कितना एलसीएम आ जाएगा, 60 ले लो, चलो 60 आ गया। आप 30 भी ले सकते थे एलसीएम, तो 10 छिक्का 60, 15 चौको 60। अब बताओ ध्यान से, R को भी साथ में काम कराना है। अब आपको पता है ये कार्य 4 दिनों में करना है। आप बताइए 60 कार्य है, अगर आपको 4 दिनों में पूरा करना है तो एक दिन में कितना कार्य करना होगा, तीनों को मिलकर 15। इसका मतलब क्या हुआ कि P प्लस Q प्लस R इनकी क्षमता एक दिन की कितनी होनी चाहिए, 15। अब बताओ इनकी क्षमता एक दिन की होनी चाहिए 15, P की कितनी है 6, Q की कितनी है 4, 6 4 10, तो R के हिस्से में क्षमता कितनी आएगी फिर 5। अगर R की क्षमता 5, तो पूरा कार्य अगर R करेगा 5 की गति से, तो R को कितने दिन लगेंगे, केवल 12 दिन। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 12 दिन। इस तरीके से आप बहुत जल्दी आंसर लगा सकते हैं। अगला देखते हैं, क्या लिखा है, 225 मीटर लंबी एक ट्रेन 145 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह समय क्या है जिसमें यह ट्रेन विपरीत दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाले इंजन से व्यक्ति को पार करेगी। अब एक ट्रेन व्यक्ति को पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलती है। क्लियर है, अपनी लंबाई। अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में आती हैं तो दोनों की चालें आपस में जुड़ती हैं। अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में आएंगी तो दोनों की चालें आपस में जुड़ेंगी। अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी तो दोनों की चालें आपस में घटेंगी। ये आपको याद रखना है। देखिए, एक 225 मीटर लंबी ट्रेन है और ए मान लो एक ट्रेन है, कितने लंबी की है, 225 मीटर लंबी ट्रेन है और इसकी गति कितनी है, 145 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसके विपरीत दिशा में एक इंजन आ रहा है, इसकी गति कितनी है, 17। अब इंजन में एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब व्यक्ति ही चला रहा होगा, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो नहीं मानी जाएगी। व्यक्ति को पार करना है तो सिर्फ अपने इसकी स्पीड 17 है, इसकी 45 है, विपरीत दिशाओं में चालें जोड़ेंगी। तो बताओ समय बराबर क्या होगा फिर, समय बराबर दूरी 225 बटे चाल जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये, 17 इसमें जोड़ोगे तो 162, और 162 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5 बटे 18, 18 निम्मा 162, 9 पंचे 45, तो समय कितना लगेगा, 225 बटे 45, और 45 पंचे 225, तो कितना समय लगेगा, केवल 5 सेकंड। कितने समय में पार कर जाएगा, 5 सेकंड में। अगला देखते हैं। अगला, राम ने 3500 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचकर उसे पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो तो फिर आपको बताना है कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य। तो आप सीधा बना सकते हैं, जब या तो विक्रय मूल्य समान होते तो हम बराबर कर सकते थे, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है तो इस कंडीशन में हम लगा लेंगे एलिगेशन। जैसे मान लो पहली घड़ी और दूसरी घड़ी, पहली घड़ी को कितना बेचा उसने, 25% लाभ पर। अब बताओ 100 रुपए की चीज अगर 25% लाभ पर बेची जाएगी तो कितने की बेचेगी, 125 की। दूसरी को 10% हानि पर बेचा तो कितने की बिक पाएगी, 90 की। पूरे लेन देन में नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब 100 रुपए का 100 रुपया रह गया। घटा लो इसको, यहाँ कितना आ जाएगा 25, यहाँ कितना आ जाएगा 10। अगर पहली घड़ी की ये रेशियो आ गया क्रय मूल्य का, ये किसका रेशियो आ गया, सीपी का। अगर पहली घड़ी 10 रुपए की होती तो दूसरी कितने की होती, 25 की। तो टोटल कितना हो गया, 35। तो 35 की वैल्यू कितनी है सवाल में, 3500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। 2 जीरो लगा दीजिए। इसका मतलब पहली घड़ी की कीमत 1000 रुपए है और दूसरी घड़ी की कीमत कितनी है, 2500 रुपए है। अब ऑप्शन देख लीजिए, 1000 और 2500, ये आपका ऑप्शन है। अगला सवाल दोस्तों, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 28 और 21 सेंटीमीटर है तो इस लंब वृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर आगे अब आपको टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये एक शंकु है, शंकु की आपको त्रिज्या गिवन है, त्रिज्या कितनी है 28,
सॉरी तिरछी ऊंचाई कितनी है 28, ये त्रिज्या कितनी है 21, त्रिज्या आपको 21 दी गई है, त्रिज्या कितनी दी गई आपको 21, ये 28, तो ऊंचाई हमें पता करनी पड़ेगी क्योंकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताना है आपको। क्या बताना है TSA, TSA कितना होता है पाई आर कोष्टक में r प्लस एल, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर कितना है 21, एल कितना है 28, तो 7 या 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 22 गुणा 8 या 24, 28 या 84, सॉरी कितना हो जाएगा 84, इनका आप गुणा करा लीजिए, 4 2 22 चौको 88 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, गलत हो रहा है क्या? एक शंकु की तिरछी ऊंचाई एल है तो त्रिज्या 21 है, तो लंब वृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए, कहीं लिखा तो सही है, पाई आर कॉमन हो जाएगा तो आर प्लस एल, सॉरी जोड़कर लिखना था, गलती कर दी है, फिर से देख लेते हैं। देखो इसे ऐड करके लिखना है, कोई बात नहीं, कितना रहेगा पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है 21, और इन दोनों को क्या पाई आर प्लस एल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, तो जोड़ी 7 या 21, तो कितना हो जाएगा 22 गुणा 49 या 147, 22 सत्ते 154 का 4, हासिल में कितना 15, 22 चौको 88, 8 5 13 का कितना 3, हासिल में कितना 10, 22 से कम 10 और 10 32, कितना हो जाएगा 22 से कम 22 10 32, तो 3254 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? वो यहां पर क्या है प्लस का निशान है, मल्टीप्लाई नहीं करना आपको। अगला देखते हो, 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, जो 9 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है 30, तो बताओ टोटल 9 संख्याएं हैं तो टोटल इनका कितना हो जाएगा 270। अब इन्हीं में से कितनी संख्याएं आपके पास 5, जिनका औसत कितना है 25, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा ये 125, और अंत की 3 इनका औसत कितना है 35, तो 35 या 105, तो कुल मिलाकर इन 8 संख्याओं का योग तो आप कर ही सकते हैं, कितना हो जाएगा 230। अब बताओ 9 संख्याओं का योग है हमारे पास 270, 8 संख्याओं का योग 230, तो छठी एक संख्या रहेगी तो वो संख्या इनको घटा लेंगे, तो ये कितना बचा 60, तो छठवीं संख्या कितनी हो जाएगी 60, सॉरी सही से घटाएंगे, छठवीं संख्या कितनी हो जाएगी 40। 270 में से छठवीं संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आपको अगर छठवीं संख्या पता करनी है तो 270 माइनस 230 कितना बचेगा 40, ये आपकी छठवीं संख्या हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल का आंसर आप देखिए क्या लिखा, एक व्यक्ति अपनी आय का 45% बचाता है, कितना बचाता है 45%, मतलब वह जितना भी कमाता है उसका 45% बचा लेता है। फिर अगले वर्ष उसकी आय में 200% की वृद्धि होती है, मतलब अगले साल उसकी आय कितनी बढ़ जाती है 200% बढ़ जाती है। पिछले वर्ष की बचत से 5 गुना बढ़ा लेता है, बचत भी अपनी कितनी बढ़ा लेता है 5 गुना, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। आइए देखते हैं क्या होता है। आय बराबर क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए आय वाला। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत। देखिए बड़ी आसानी सवाल लग जाएगा, कितना बचाता है 45, अब मान लो वह 100 कमाता है तो 45 अगर बचत करता है तो 55 वह खर्च करता है। क्लियर है? उसकी आय कितनी बढ़ जाती है 200%। अब बताओ 100 का 200% 200, अब 200 बढ़ जाएगा तो कमाने कितना लगेगा 300। जब वह 300 कमाने लगता है तो अपनी बचत को पिछले वर्ष की बचत से 5 गुना बढ़ा लेता है। अभी कितना बचाता है 45, अब 45 का 5 गुना 45 पंचे 225 बढ़ा लेगा तो नई बचत उसकी कितनी हो जाएगी फिर 270। अब वह बचाता कितना है 270।
अब बताओ, पहले बचाता था 45, अब बचाता कितना है 270, कमाता कितना है 300, इसका मतलब खर्च कितना करता है केवल 30। आप खर्च में कमी या वृद्धि पूछिए, आप बताइए, पहले उसका खर्चा 55 था, अब खर्चा कितना है 30, तो खर्च में कमी हुई है कितने परसेंट की। आप बताओ, पहले 55 रुपए खर्च करता था, अब खर्च करता है केवल 30 रुपए, तो कितने की कमी, 25 की कमी, कितने पर 55 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा, तो 55 25 5 से काटेंगे 11, तो कितना आ जाएगा 500/11%, कितना आ जाएगा 500/11%। ऑप्शन नहीं मैच करेगा फिर तो, 44.44% आ रहेगा ना, 11 चौको 44, कोई 4 वाला ऑप्शन नहीं। फिर से देख चेक कर लेते हैं जरा, कहीं गलती ना की हो। एक व्यक्ति अपनी आय का 45% बचाता है, तो बचत 200% उसकी आय 200% बढ़ जाती, तो आय कितनी हो जाएगी 300। अपनी बचत को पिछली वर्ष की बचत से 5 गुना बढ़ा देता है, तो 5 गुना बढ़ा दिया है। जिस अगर 5 गुना 225, तो यहाँ 75, तो 25/55, उसने अपनी व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी की। वह अपनी बचत को पिछले वर्ष की बचत से 5 गुना बढ़ाता है, तो पिछले वर्ष की बचत से 5 गुना बढ़ाएगा तो 225 बढ़ जाएंगे, तो नई बचत कितनी 200। सवाल सही लगा है, जिस तरीके की भाषा है उसके अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट सवाल है। 300 ठीक है, 500, अब बताओ 270 30 तभी 300 हो पाएगा, तो पहले 55 रुपए बचत करता था, अब कितनी बचत करता है 300, तो बचत में कितनी की कमी है 25 की, तो 25 की कमी 55 पर, 55 25 500/11, तो 11 चौको 44, कितना बचेगा 6, 11 5 55, तो 45 सही 5/11%, कितना आंसर आ जाएगा 45 सही 5/11% की कमी हो जाएगी उसकी बचत में, सॉरी व्यय में कितने की कमी हो जाएगी 45 सही 5/11% की। यहां कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप चेंज करके लिख लीजिए, कमी कितनी 45 सही 5/11%। अगला देखिए, अगला क्या है, यदि साधारण ब्याज पर 3260 रुपए की राशि 6 वर्षों में 5420 रुपए हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर वह राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ऐसा लगता है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये रिपीट हो गया। अगला देखते हैं, फिर ये तो रिपीट ही है। अगला, यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसे देखते हैं, क्या कहा गया, यदि मूलधन और ब्याज इनका अनुपात कितना है 10:3, मतलब क्या है कि अगर मूलधन 10 रुपए है तो ब्याज कितना मिला होगा 3, तो इसे परसेंट बना लें, या फिर आप ऐसे मान लो अगर मूलधन 100 होगा तो ब्याज कितना होगा 30। अगर बताओ 100 रुपए पर ब्याज 30 है, इसका मतलब 30% ब्याज मिला होगा। कितना ब्याज मिला होगा 30%। अब कितने साल का ब्याज है ये 5 साल का। अब बताइए, अगर 5 वर्ष में आपको 30% ब्याज मिलता है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा 6%, और जो 1 साल का ब्याज होता है वही आपकी क्या होती है दर, तो दर कितनी हो जाएगी फिर 6%। अगला सवाल दोस्तों, गणेश अपनी बचत का 24% वृद्धाश्रम, 25% अनाथालय, 27% चिकित्सा सहायता फाउंडेशन को दान करता है, और बचत की शेष राशि 96,900 रुपए एक बैंक में जमा कर दे। यदि गणेश का वेतन ज्ञात कीजिए, यदि वेतन का 80% उसकी बचत राशि है, वेतन का 80% उसकी बचत राशि है। सवाल फिर से पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, अपनी वह बचत का 24% वृद्धाश्रम, ये बचत का सब कर रहा है, और 25% अनाथालय और 27% चिकित्सा सहायता दान। यदि उसकी बचत की शेष राशि, अभी भी कितनी राशि शेष है उसकी 9600, यदि गणेश अपने वेतन ज्ञात कीजिए, यदि वह 80% उसकी क्या है बचत है। अब बताओ बचत, जैसे मान लो गणेश अगर 100 रुपए कमाता है, कितना कमाता है 100 का वह कितना बचा लेता होगा 80%, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, 100 ना लिखिए ए लिख लीजिए। मान लीजिए ए रुपए वह कमाता है, 80% बचत करता है, तो कितना हो जाएगा 80। अब देखो ये बचत है,
बचत का 24% कहां उसने खर्च कर दिया? वृद्धाश्रम में बचत का 24% खर्च किया है, मतलब 80 का 24%। या तो आप ऐसा करो बचत पर ही निकालो, बाद में वैल्यू बना लेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए इतना फिर बड़ा नहीं करते हैं, जल्दी निकाल लेते हैं। देखो अभी मान लो कि वह 100 ही रुपए बचाता है। कितने बचाता है टोटल? 100 बचाता है। उस बचत में से 24% वो खर्च कर देता है। ये 100 हमने मान ली है उसकी क्या है? बचत है, ठीक है। 24% खर्च कर दिया, 25% भी खर्च कर दिया, और कितना कर दिया? 27% खर्च कर दिया। अब इसके बाद कितना खर्च कर दिया? 5 4 9 7 16, 3 2 76 खर्च कर दिया। तो बचा कितना फिर उसका? 24। तो इसी 24 का मान बचत के रूप में कितना है? 96 है कि नहीं? 9600, 24 चौको 96। तो 1 का मान कितना है फिर आपके लिए? 400। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 40,000। इसका मतलब क्या हो गया? ये उसकी क्या आ गई? बचत। यह गणेश की क्या आ गई? बचत। और कितना बचाता है वह? अपने वेतन का 80%, जितना वेतन है उसका 80% बचाता है। तो उसकी जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी? 40,000 जो रुपए हैं वो 80% है। और आपको कितना बताना पड़ेगा? 100%। एक 0 0 काटेंगे, 4 दूनी 8 और 2 से काटेंगे, सॉरी 8 5 40, तो 50। और ये कितना हो जाएगा टोटल? 50,000। इसका मतलब है टोटल कितना कमाता है? 50,000। क्लियर है दोस्तों? तो उसकी इनकम टोटल कितनी हो जाएगी? 50,000। अगला देखते हैं। हो गया सर। अब देखिए आज मैंने आपको पूरे 20 क्वेश्चंस की स्लाइड आपको करवाई है। बस क्या हुआ कि एक क्वेश्चन रिपीट आ गया था, तो इससे मैंने सॉल्व नहीं कराया है, क्योंकि पिछले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 या 2 होगा ये। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने उन दोस्तों के साथ बिल्कुल भी शेयर कर दें जो दोस्त आपके साथ एसएससी का फॉर्म पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप क्लास समझ आ रही है तो शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।